हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम लेक्चर 8.4 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा डीपीएसपी। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिया है, तो आप उसको वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्या कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं हमें डीपीएसपी के अंदर, जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और वर्सेस हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्या कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, कौन से संघर्ष देखने को मिलता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी में हम दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे। पहला हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में। फिर हम जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है हमारा मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो वो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल आईडी भी बनाई रखी है इसी नाम से, द ओशियन ऑफ शिक्षा, जिसपे आप जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी से रिलेटेड उसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और उस पर आपको क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, और आपको वो भी दिया जाता है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए 3 क्वेश्चंस भी आपको डेली दिए जाते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के। एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक कंप्लीट कराई जा चुकी है। मतलब क्लास 11th में जो 2 बुक है पॉलिटिकल की, तो उसमें से फर्स्ट बुक हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड बुक हम जैसे ही हमारा एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम सेकेंड बुक कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी। और यदि आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो प्लेलिस्ट में आपको 27th ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे डिस्कस किया हुआ, जो कि 27 साल के क्वेश्चंस पेपर हमने डायरेक्ट प्रीलिम्स का डिस्कस किया, जो कि एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से यूपीएससी में पूछा है। तो ये सारी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं हमें फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में। अगर हम बात करते हैं जो हमारा चंपाकम रंजन वर्सेस मद्रास स्टेट केस है, जो कि 1951 में आया था। इसमें पहली बार कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीमेंसी यानी कि उसकी प्राथमिकता रहेगी किससे, तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो पहला कन्फ्लिक्ट हमें यही देखने को मिलता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो प्राथमिकता देखने को मिलता है किसका, तो डीपीएसपी का। और डीपीएसपी को क्या माना जाता है, फंडामेंटल राइट का पूरक माना जाता है। क्या माना जाता है, पूरक माना जाता है। तो पहला जो कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, प्राइमरी है, और डीपीएसपी जो है हमारा वो यानी कि सब्सिडरी है किसका, तो फंडामेंटल राइट का। यानी कि फंडामेंटल राइट को क्या माना जाता है, तो सुप्रीम माना जाता है कंपेयर टू हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो एक तो हमें ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। वही चीज अगर हम दूसरे पॉइंट्स में भी डिस्कस करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसमें कहा गया था जो स्पेशल प्रोविजन कैन मेड ऑफ द सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस आल्सो बाय द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1955 में हुआ था। इट्स वाज सेड इफ दैट इफ ही स्टेट एक्वायर्स प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक पर्पस गिव टू सम कंप्रेहेंशंस इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। यानी कि पहले और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि यदि सरकार बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सरकार का मतलब यहाँ पे जो संसद है या स्टेट है, यदि बैकवर्ड क्लासेस जो कि सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, तो उसके लिए अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है या कुछ कंपेंसेशंस देती है, तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब जैसे कि देखिए, हमने जब फंडामेंटल राइट डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि जो आर्टिकल 31 है वो क्या है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल राइट जो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है। तो यही चीज जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1951 में और 1955 में, तो इसमें
संसद के द्वारा या स्टेट के द्वारा क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि यदि हम जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो सोशली और इकोनॉमिकली के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जब हम उसको कुछ कंपनसेशन देंगे या हम प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, तो उसे क्या होगा, कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात रखी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, एक संघर्ष देखने को मिल रहा है किसमें, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 जो कि हमारा है राइट टू रेमेडीज, उसके तहत क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो इसी चीज के लिए यहाँ पे जो संसद है उसके द्वारा कहा गया था कि जो फर्स्ट और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कि जब सरकार के द्वारा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के कंपेंसेशंस के लिए क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाएगा, तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम तीसरे पॉइंट में बात करें तो ये केस हमें देखने को मिलता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जो कि 1967 में हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो अमेंडमेंट है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मूल अधिकार में जो संशोधन की मनहानि कर दी गई, और अगर हम बात करते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसे सब ऑर्डिनेट ऑफ द फंडामेंटल राइट कहा गया है इसमें भी। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या रहेगा, हमेशा प्राइमरी ही रहेगा, और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको क्या बना दिया है, सब ऑर्डिनेट बना दिया गया, किसका, तो फंडामेंटल राइट का। फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो कि 1971 में हुआ था, इसमें पार्लियामेंट क्या कर सकती है, तो अमेंड कर सकती है किसी भी फंडामेंटल राइट में। ये बात रखी गई थी किसमें, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। यानी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब लाया गया तो इसमें कहा गया कि डीपीएसपी के लिए क्या है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें जो संसद है यानी कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। यानी कि जो हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा किया गया, उसमें कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकार संविधान के क्या है, किसी भी भाग में वो क्या कर सकती है, तो संशोधन कर सकती है। ये बात रखी गई थी आर्टिकल मतलब वो सॉरी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। फिर उसमें जो आर्टिकल 31 है उसमें ऐड किया गया, यानी कि 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आर्टिकल 31 को ऐड किया गया, और जो सोशलिस्ट एलिमेंट्स है जो एग्जिस्ट करते थे 39B 39C which will not be valid if a fundamental right like article 914 1931 are violated when implemented। यानी कि जब 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, इसमें ये कहा गया कि इसमें अनुच्छेद 31 यानी कि जो हमारा आर्टिकल 31 है उसको जोड़ा गया, और ये कहा गया कि 39B और 39C जो सामाजिक तत्व है, विद्वान है, जिन्हें लागू करने के लिए यदि आर्टिकल 14, 19 और 31 का अगर वॉयलेट होता है तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका उल्लंघन मान्य होगा, यानी कि मान्य नहीं हो सॉरी तो इसका मान्य क्या रखा गया, तो मान्य नहीं होगा, कि इसमें ये नहीं माना जाएगा कि इन आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। ये बात रखी गई थी आर्टिकल सॉरी जो फंडामेंटल 25th थी उसमें ये बात रखी गई थी। उसके बाद आता है जो 24th और जो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे उसको चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में, जो कि था 1973 में। इसमें कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कहा गया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हेल्ड दैट दे डिड नॉट वॉलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें कहा गया कोर्ट के द्वारा कि जो 24th और जो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको जो चुनौती दी गई थी कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये एक संवैधानिक घोषित कर, यानी कि कोर्ट के द्वारा इसे क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड दे दिया गया था, और कहा गया था कि मूल ढांचों का उल्लंघन ये नहीं कर रहा। उसी आगे चल के जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था, इसे किसी तरीके से फंडामेंटल राइट का वॉलेटेड बाय द इम्प्लीमेंशन ऑफ एनी पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल देन विटर नॉट वैलिड। यानी कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कहा गया कि यदि डीपीएसपी को लागू करने के लिए जो फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन होगा तो उसे वैलिड मतलब वैलिड नहीं किया जाएगा, उसे अनवैलिड करार कर दिया जाएगा।
फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसे चैलेंज किया गया दोबारा से, किसमें, मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में। इसमें कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है वो क्या है, एक कंप्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के, ना कि इसका कोई इजोल्यूशन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कहा गया, सबसे पहले तो न्यायालय ने कहा कि जो हमारा कोर्ट है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसमें कहा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ना कि इससे अलग, इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ये बात कही थी किस केस में, तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अब बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, जो हमें इस तरीके के कुछ कंफ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और जो फंडामेंटल है, इनमें आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमें इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार क्या है, एक नेगेटिव देखने को मिलता है जो कि स्टेट को कोई काम करने से रोकता है, जो कि हमने अभी कन्फ्लिक्ट में डिस्कस किया है। यानी कि ये एक नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य को कुछ चीजों के लिए काम करने के लिए रोकता है। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या देखने को मिलता है, एक जस्टिसेबल देखने को मिलता है। जस्टिसेबल का मतलब है यदि हमारे फंडामेंटल का कोई हनन करता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर के उसे चुनौती दे सकते हैं। फंडामेंटल राइट का जो, अगर हम एम की बात करें, मुख्य जो लक्ष्य की बात करें, उसका क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देश के अंदर स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य माना गया है। और वहीं पे अगर हम फोर्थ की बात करें तो हमारा जो ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, वो क्या है, एक लीगल सेक्शन से, यानी कि ये कानूनी प्रतिबंध है। और पांचवी पॉइंट्स की बात करें, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो किसको प्रमोट करने का काम करता है, एक व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देने का काम करता है। और अगर हम बात करें पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि इसलिए वे क्या है, व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी फंडामेंटल राइट्स को माना गया है। सिक्स पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कहा गया है कि डू नॉट, तो इसमें कहा गया है कि डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंट, यानी कि फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए किसी भी विधान यानी कि किसी भी लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही अपने आप ही क्या हो सकती है, तो इम्प्लीमेंट हो सकती है। सेवंथ पॉइंट में कहा गया है कि जो कोर्ट है वो क्या बाउंडेड करता है, डिक्लेयर करता है कि ये वॉलेटेटिव है, या किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई हनन करता है या फंडामेंटल राइट का वॉलेट करके कोई कानून बना के इम्प्लीमेंट करता है तो उसे क्या किया जाएगा, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, न्यायालय किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक या अमान्य घोषित कर सकता है। ये बात रखी गई है फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए क्या बात रखी गई है, जिसे हम डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेट को कुछ चीजों में पॉजिटिवली रिक्वायर्ड करता है काम करने के लिए। जहां पे अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो यहाँ पे ये क्या देखने को, यहाँ पे नेगेटिव यानी कि ये राज्य को रोकने का काम करता है कुछ चीजों में काम करने के लिए, जबकि ये प्रमोट करने का काम करता है। तो इसलिए इसमें यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट व्यू रखी गई है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, नॉन जस्टिसेबल देखने को मिलता है। यानी कि अगर राज्य के द्वारा वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जाता है, सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, तो हम डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसे क्या माना गया है, नॉन जस्टिसेबल माना गया है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेन लक्ष्य है, अगर हम मेन उद्देश्य की बात करें तो डीपीएसपी का जो मेन उद्देश्य रखा गया ये किसकी, तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित करने की बात करता है। जबकि अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो एक व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल्स वेलफेयर की को प्रमोट करने का उसका उद्देश्य है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मोरल एंड पॉलिटिकल सेक्शंस, यानी कि इसे नैतिक और राजनीतिक इसे प्रतिबंध माना गया, जबकि फंडामेंटल राइट को क्या माना गया, तो लीगल सेक्शंस माना गया है। फिर ये प्रमोट करने का काम करता है वेलफेयर कम्युनिटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर वेलफेयर को यानी कि कल्याण को बढ़ावा देने का काम करता है। और ये क्या करता है, ये एक सोसाइटियन और सोशलिस्ट विचारधारा पे ये काम करता है, यानी कि समाजवादी, यस, या अगर हम बात करते हैं इसे क्या माना जाता है, इसलिए ये
जो हमारा डीपीएसपी है इसे समाजवादी माना जाता है। क्यों? ये पूरी एक सोसाइटी के लिए काम करने, सोसाइटी की वेलफेयर को प्रमोट करने का काम करता है, जबकि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ एक व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल्स को वेलफेयर को प्रमोट करने का काम करता है। वहीं पे अगर हम सिक्स्थ पॉइंट्स की बात करें, दे रिक्वायर, यानी कि अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लेजिस्लेशंस यानी कि विधान की जरूरत पड़ती है। ये खुद से अपने आप लागू नहीं होती है, ये खुद से इम्प्लीमेंट नहीं होती, जबकि जो फंडामेंटल राइट है वो बिना किसी लेजिस्लेशंस के भी क्या हो सकती है? इम्प्लीमेंट हो सकती है, यानी कि वो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाता है। टीपीएसपी को हम क्या कर सकते हैं? उसके वायलेंट होने पर हम किसी भी कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं और कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता है, अगर हम फंडामेंटल राइट के कंपेयर में बात करें। तो ये कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट के, जिसके वजह से हमें कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में, यानी कि अगर हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट प्रोविंस रखा गया था कि जो आर्टिकल 31C है, बाय इंक्लूडिंग विद इट्स अ प्रोटेक्शंस एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड कैन नॉट मेयरली दोज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C में। यानी कि इसमें कहा गया कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो हमारा अनुच्छेद सी है उसके उपरांत पहले के प्रावधान दायरे को इसके संरक्षण में किसी भी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए ना शामिल किया गया, बल्कि 90B और 90C को भी क्या किया गया था? तो इसमें निष्प्रष्ट किया गया था। अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें, जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो एक्वायर्ड था एक पॉजिटिव पोजिशन ऑफ लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेंसी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि इसमें फिर अगर हम अलग शब्दों में बात करते हैं तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी जो फंडामेंटल राइट है उसकी जो पोजीशन रखी गई थी वो कहाँ रखी गई थी? लीगल प्राइमेसी रखी गई थी, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या रखा गया था? तो सुप्रीमेंसी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या रखा गया था? कन्फिडेंट, यानी कि कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमेशा क्या रहेगा? प्रभु, यानी कि प्राथमिकता पे रहेगा, और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा? हमेशा उसके सहायक के रूप में उसको रखा गया है। अब अगर बात करते हैं कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, 19 एंड 31, यानी कि इसमें कहा गया कि जो हम अगर हम बात करते हैं कि जो निर्देशक सिद्धांत को कानूनी प्रावधान और सर्वोच्च की स्थिति प्रदान की गई है। हालांकि इसके विस्तार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो हमारा मानरेवे केस था इसमें कहा गया है कि अमान्य घोषित कर दिया, यानी कि इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। किसमें? जो मिल्स केस 1980 था उसमें। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको फिर से क्या बना दिया गया? एक सब ऑर्डिनेट बना दिया गया किसका? तो फंडामेंटल राइट का। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो कन्फ्लिक्ट आर्टिकल 14 एंड 19 वेयर एक्सेप्टेड बाय द सबऑर्डिनेट टू द डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल। लेकिन इसमें ये कहा गया कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो सब ऑर्डिनेट, यानी कि वो प्राइमरी फंडामेंटल राइट जो है हमारा प्राइमरी तो रहेगा, यानी कि प्राइमरी तो रहेगा, लेकिन आगे जाके कहा कि जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 19 है इसमें क्या रहेगा? इसमें जो हमारा डीपीएसपी है उसका सब ऑर्डिनेट रहेगा हमारा आर्टिकल 19 एंड 14। यानी कि इसमें कहा गया कि जिस तरीके से फंडामेंटल राइट क्या है? प्राथमिकता है और डीपीएसपी उसका पूरक है, उसी तरीके से कहा गया आर्टिकल 14 और 19 के केस में कि इसमें डीपीएसपी प्राथमिकता है और आर्टिकल 14 और 19 ये क्या है? डीपीएसपी का पूरक रखा गया। इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है। फिर कहा गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें जस्टिफाइड किया गया आर्टिकल 90B एंड आर्टिकल 90C को। फिर जो जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्राइवेसी, इसको एबोलाइज बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा करके क्या कर दिया गया? एक लीगल राइट बना दी गई, यानी कि लीगल राइट क्या किया? तो संसद के द्वारा अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट से उसको चेंज कर दिया गया, किसमें? तो लीगल राइट में चेंज कर दिया गया। अब बात करते हैं हम किसके बारे में?
मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो इस जो कि 1980 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी भी पार्ट में चेंज तो कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसमें, तो जो मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जो कि 1980 में आया था, उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। फिर मिनरेवा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एब्जॉर्व किया गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस द फाउंडेड ऑन द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो मिनरेवा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एब्जॉर्व किया, यानी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो फाउंडेड करता है वो क्या करता है, वो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या करने का काम, यानी कि बैलेंस यानी कि संतुलित के आधार पर स्थापित किया गया है। फिर कहा गया है कि टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ कमिट, यानी कि कमिटमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, यानी कि वे एक साथ सामाजिक क्रांति के यानी कि प्रतिबद्धता के मूल्य का गठन करते हैं। फिर कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो गोल है वो सेट किस आधार पे किया गया है, वो अचीव करना, यानी कि अचीव यानी कि प्राप्त करना है। जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो गोल है उसको बिना फंडामेंटल राइट के एवोल्यूशंस किए फंडामेंटल राइट के साथ उसको प्राप्त करना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, यानी कि निर्देशक तत्व द्वारा निर्धारित जो भी लक्ष्य हैं मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदत्त संसाधनों को समाप्त किए बिना उसे क्या करना है, प्राप्त कर रहा है, यानी कि अपने एम को पूरा, अपने गोल्स को पूरा करना है। उसके बाद कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट की जो प्रेजेंट पोजीशंस हमें देखने को मिलती है, आज भी क्या देखने को मिलती है, सुप्रीमेंसी देखने को मिलती है, यानी कि फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों को जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यानी कि जो नीति निर्देशक है उस पर भी सर्वोच्च प्राप्त हमें देखने को मिलता है। आज भी डीपीएसपी के कंपेयर में फंडामेंटल राइट को पहले सुप्रीमेंसी दी जाती है। फिर वहीं पे अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करना है तो आप बिना फंडामेंटल राइट के एवोल्यूशंस की क्या कीजिए, तो आप अपना वो डीपीएसपी जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, यानी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि संसद फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करता है या वॉलेशंस करता है, नुकसान पहुंचता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसे अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बात रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि कहा गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना हो तो, लेकिन यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करेगा या हानि पहुंचाएगा तो उसे हम क्या कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे और वो कानून असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। ये बात रखी गई थी किसमें, मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो कि 1980 था। तो फ्रेंड्स इसमें हमने डीपीएसपी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे कि हमारा मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, फिर हमने इसकी जो कन्फ्लिक्ट थी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जो डिफरेंस था इससे, और बाकी जो हमने 3 लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्रिटिसिज्म्स देखा था जो हमारा डीपीएसपी है उससे रिलेटेड, फिर हमने कुछ अमेंडमेंट देखे थे जो कि डीपीएसपी में किया गया था, ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर 8.3 में। 8.2 में हमने क्या डिस्कस किया था, फिर 8.2 में हमने डिस्कस किया था जो हमारी फिलोसफी आइडियोलॉजी है डीपीएसपी के जो आइडियोलॉजीज बेस पे जो कौन से आर्टिकल में क्या रखा गया है उसको डिस्कस किया था हमने लेक्चर 8.2 में। और 8.1 में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या कहता है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 8 है आज कंप्लीट हो गया है। कितने लेक्चर में, तो 4th लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो कल जो हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो कि लेक्चर 8.5 होगा, उसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कितना समझ में आया है हमें बार बार मैं फंडामेंटल राइट्स कह रहा हूँ क्योंकि माइंड में अभी भी क्या चल रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स ही चल रहा है। तो लेकिन हमने
फिर लेकिन हम क्या डिस्कस करेंगे कि वो सॉरी इसकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उससे रिलेटेड हम डिस्कस ये एमसीक्यू क्वेश्चन से जानने की कोशिश करेंगे कितना हमें समझ में आया है और कहाँ हमें हमारी कमियां थी और किस पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स जो भी हमने इन 4 लेक्चर में डिस्कस किया है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 5वें लेक्चर में तो उससे पहले हम अपना डाउट क्लियर करेंगे, तब हम अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो एज अ रिविजन और एज अ टेस्ट भी होगा। यदि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसपे आपको ये सारी बुक्स आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।